गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़े थे, उसी में आगे देखेंगे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन एवं हानि का आरंभ। तुगलक ने अपने संतरण काल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सुल्तान की योजना के अनुसार चांदी के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्कों को बनाने का प्रावधान रखा गया। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सोने चांदी का उत्पादन कम होने के कारण सुल्तान के सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसके दुष्परिणाम तुरंत ही सामने आने लगे, जिससे असली नकली सिक्कों के अंतर को समझ पाना आम लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। अब क्या था बेटा, ये देखो, उन्हें एक सांकेतिक मुद्रा चला दी थी सुल्तान ने कि सोने चांदी के सिक्कों की जगह एक मिश्रित धातु के सिक्के बना दिए जाएं। क्यों कर रहा था उसने ऐसा? क्योंकि सोने चांदी का उत्पादन कम हो रहा था। लेकिन ये सांकेतिक मुद्रा जो चलाई गई, इसके दुष्परिणाम, बुरे प्रभाव दिखने लग गए। कैसे कि असली और नकली सिक्कों में पहचान करनी ही मुश्किल हो जाती थी लोगों के लिए। विदेशी व्यापारियों ने इस मुद्रा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। इन सिक्कों के बदले वे भारत से व्यापार करने को तैयार ही नहीं थे। सुल्तान को इन सिक्कों को बंद करना पड़ा एवं चांदी के सिक्कों को दोबारा चलाना पड़ा। अब उन्होंने कहा, विदेशी व्यापारी जो थे वो इन सिक्कों को लेते ही नहीं थे, सब मना कर देते थे, इनकार कर देते थे कि हम ये मुद्रा नहीं लेंगे, अगर ये मुद्रा दोगे तो हम तो भारत से व्यापार ही नहीं करेंगे। तो सुल्तान को क्या करना पड़ा? हार के इन सिक्कों को बंद करना पड़ा, उसके बदले में चांदी के सिक्कों को चलाना पड़ गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मिश्रित धातु के सिक्कों पर राजकीय चिन्ह नहीं था। सरकारी सिक्का ढालने वाला टकसाल बाजार में सिक्कों पर नियंत्रण नहीं कर सकी। इस प्रकार शासन को बहुत अधिक राजकोषीय हानि का सामना करना पड़ा। इसका असर तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब क्या होता है बेटा, अब जो था उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिश्रित धातु को कोई राजकीय चिन्ह नहीं था और उसे आसानी से ढालना वालना भी आसान नहीं था, उस पर नियंत्रण नहीं था, जो मर्जी उसे ढाल देता था। तो इसकी वजह से वो जो शासन व्यवस्था थी उसके राजकीय कोष को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा था और जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था। एक प्रकार से देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन में सुधार के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन किया, परंतु अतिरेक में बनाई गई उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई और वह कोई सफल योजना नहीं बना सका। ठीक है, अब उसने कहने को तो बहुत सारी योजनाएं बनाता गया। वो हमने देखा, कर योजना बनाई, राजधानी बनाने की योजना बनाई, फिर सिक्कों की योजना बनाई, ठीक है, सांकेतिक सिक्के चलाए, लेकिन उसकी कोई भी योजना सफल नहीं हुई, सारी बेकार होती। मोहम्मद बिन तुगलक की परेशानी। सुल्तान के सुधार प्रस्ताव और योजनाओं के कारण लगभग उसके संपूर्ण राज्य में अशांति फैल गई। ठीक है, अब सुल्तान ने जो सुधार किए थे या योजनाएं बनाई थी, उसके कारण पूरे राज्य में जो है अशांति फैली हुई थी। उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी। केंद्रीय शासन प्रणाली के कारण सुल्तान कभी दक्षिण तो कभी उत्तर की ओर भागता रहा, परंतु इन विद्रोहों को दबाने में असफल रहा। अब वो कह रहे हैं कि दक्षिण में भी अपने पैर पसार लिए थे उसने, उत्तर में भी कभी इधर भाग रहा है उत्तर की साइड, कभी दक्षिण की साइड, तो कहीं भी वो सफल नहीं हो पाया, भागता ही रहा। बंगाल राज्य पूर्ण स्वतंत्र हो गया। दक्षिण में विजयनगर और बहानी साम्राज्य का उदय एवं विस्तार होने लगा। वो कह रहे हैं बंगाल राज्य जो स्वतंत्र हो गया और दक्षिण में जो विजयनगर था, बहमनी राज्य साम्राज्य था, सबका उदय और विस्तार होने लग गया। दूसरी तरफ सीमाओं पर लगातार विदेशी आक्रमण जारी रहे। जो भारत की सीमाएं थी उस पर कहीं ना कहीं से विदेशी आक्रमण करते जा रहे थे। लगभग 16 वर्षों तक सुल्तान इन सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए इधर से उधर भागता रहा। 16 वर्ष उसने ऐसे ही अपनी जीवन बिता दिया, इधर उधर भागते हुए इन मुसीबतों का सामना
करते हुए, परंतु वह आंशिक सफलता के अतिरिक्त कुछ ही नहीं कर पाया। सिंध प्रांत के विद्रोह को दबाने के लिए वह अंतिम बार निकला एवं तनाव के कारण बीमार पड़ गया। फिर उन्हें एक सिंध प्रांत में विद्रोह को दबाना था, तो वहाँ के लिए निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत टेंशन होती है, तनाव ज़्यादा होता है, तो उसके कारण वो बीमार पड़ जाता है। और 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है 1351 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो नया शासक बना वो फिरोज शाह तुगलक बना। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई, मतलब चचेरा भाई था, मतलब चाचा का बेटा, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। एक प्रकार से उसने कांटों भरा ताज अपने सिर पर रख लिया था। साम्राज्य के हर कोने में विद्रोह फैला हुआ था एवं चारों ओर अशांति का साम्राज्य था। अब वो कह रहे हैं कि उसके चाचा का बेटा, वो चचेरा भाई बन तो गया था शासक, दिल्ली पर राज करने के लिए बैठ तो गया था वो गद्दी पर, लेकिन क्या था, उस टाइम कोई वातावरण वहाँ का, जो वहाँ शांति नहीं थी, हर तरफ अशांति फैली हुई थी, हर तरफ विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि सब कुछ नहीं थे ना वो तुगलक से। तो इसलिए इसने अशांति भरे साम्राज्य में कदम रखा था। अतः गद्दी पर बैठते ही फिरोज शाह तुगलक के सामने इन सारे विद्रोहों से निपटने की चुनौती थी। क्या वो इन विद्रोहों को कैसे रोकेगा, ये देखना था उसने। फिरोज तुगलक ने इन विद्रोहों को शांत करने के लिए उलेमा और अमीरों संतुष्ट करने का भरसक प्रयास किया। उसने कहा कि इन विद्रोहों को शांत करने के लिए उसने उलेमा और जो अमीर थे ना, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया कि भाई किसी तरीके इनको रोको, ऐसे काम मत करो, ठीक है, रोकने का प्रयास किया। इधर सेना को अलग से सुविधाएं देने का मन बनाया कि सेना को अगर हम अलग से सुविधाएं देते हैं तो वही शायद इन विद्रोह को आसानी से रोक ले। सुल्तान ने अपने शासन को उलेमाओं के समर्थन से इस्लाम के नियमों के अनुसार चलाने का निर्णय किया। अब उसने क्या करा सुल्तान ने कि हम अब इस्लाम के नियमों के अनुसार अपने शासन को चलाएंगे। उलेमाओं के कहने पर उसने ये चीज मान ली। साम्राज्य विस्तार का फिरोज शाह ने कोई प्रयास नहीं किया। वह केवल अपने साम्राज्य की रक्षा के प्रति कृत संकल्प था। फिरोज शाह ने शासन काल में भी कई युद्ध हुए, परंतु यह सारे युद्ध साम्राज्य विस्तार के ना होकर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़े गए। उसने कहा कि फिरोज शाह ने अपना साम्राज्य को बढ़ाने की सोची ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ इसमें जो विद्रोह फैले हुए थे उनको दबाने में ही लगा रहा। कुछ विद्रोह हुए भी तो, कुछ युद्ध हुए भी तो वो सिर्फ साम्राज्य की रक्षा के लिए उसने करे, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं। फिरोज शाह ने केवल उन्हीं क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने का विचार बनाया जिन पर वह दिल्ली बैठकर आसानी से नियंत्रण कर सकता है। और फिरोज शाह ने सोच लिया कि मैं तो सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पर नियंत्रण करूंगा जिन पर मैं दिल्ली में बैठकर आराम से नियंत्रण रख सकता हूँ, उन पर ध्यान दे सकता हूँ, मैं तो उन्हीं पर अपना मतलब ध्यान केंद्रित करूंगा। फिरोज शाह ने युद्ध में धन खर्च करने के स्थान पर इसी को जन कल्याण के लिए लगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये जो युद्ध कर करके जो मैं फालतू का धन खर्च करूंगा ना, इसकी जगह तो इस धन को मैं अपनी जनता, अपने राज्य में जन कल्याण के लिए लगा देता हूँ। उसका शासनकाल जन कल्याणी योजनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और उसने जितना टाइम शासन किया उसके शासनकाल को जन कल्याणी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जितनी उन्हें जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, शायद और किसी ने नहीं बनाई। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।